नमस्कार बच्चों, यह आपकी वर्कशीट 43 कक्षा है आपकी 10। आज दिनांक है 12 अक्टूबर 2020। आज हम पढ़ेंगे पठित गद्यांश जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में से लिया गया है। इस पाठ के कुछ गद्यांश आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट है। ये तारीख 12 अक्टूबर, वर्कशीट नंबर 43। पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। ये आपका गद्यांश है। ये फादर कामिल बुल्की का चित्र है। यहाँ बेटा आपको ये जो दिए हैं येलो कलर से, यहाँ जो येलो कलर से आपको शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ हैं। ये आपके 5 प्रश्न हैं। यहाँ कोविड-19 के संदर्भ में कुछ व्यवहार संबंधी संदेश दिया गया है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, जैसा कि आप अब तक करते आए हैं। आपको आगे भी ऐसा ही करना चाहिए कोविड-19 की बीमारी से बचने के लिए। अब ये हमारी वर्कशीट है बच्चों। इसमें सबसे पहले देखो, यहाँ पर नाम लिखा है पाठ का। यहाँ लेखक का नाम लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ आपकी पुस्तक का नाम लिखा है और उसके बाद कहा जा रहा है, बच्चों अब तक आप फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं, क्योंकि उनके बारे में आप 3-4 गद्यांश पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं गद्यांश में? इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। यहाँ फादर बुल्के के बारे में लेखक कहते हैं कि वो एक देवदार के घने छायादार फल फूल और गंध से भरे वृक्ष की तरह है, जो सबसे अलग है। यानी कि उनके मन में जो हर मानव के प्रति जो करुणा और प्रेम का भाव है वो सबसे अलग है। सबके अंदर ये भाव नहीं होता, सबका होकर, यानी कि वो सबके प्रति अपना लगाव, अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और है भी उनके मन में। सबसे ऊंचाई पर मतलब उनका व्यक्तित्व का जो रूप स्वरूप है वह सबसे विराट है, सबसे विशाल है। मानवीय करुणा की चमक से दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा है। इसका मतलब है कि उनके अंदर मानवीय करुणा, यानी कि मानव के प्रति, उनके दुखों के प्रति जो करुणा भाव है वह बहुत ज्यादा है। उनको याद करने की, जब उनको याद करते हैं, उनको स्मृति जब उसको याद करते हैं तो वह यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह, यानी कि जैसे पवित्र यज्ञ के सामने हम बैठते हैं, उसकी जो आंच हमें वो धीमी धीमी आंच बहुत अच्छी लगती है और हमें बहुत शांति और सुकून मिलता है। ऐसे उनको याद करने पर, उनकी याद से आजीवन लेखक को वह सुकून मिलता रहेगा और इसीलिए वह उनकी पवित्रता, उनकी उस पवित्र याद के प्रति वह श्रद्धानत है, यानी कि श्रद्धा से झुके हुए हैं। जब भी उन्हें याद करेंगे तो उनका शीश श्रद्धा से उनके लिए झुक जाएगा। अब इसके बाद बेटा यहाँ देखिए, इन शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। मानवीय, मानवीय का अर्थ है मानव के अनुरूप। स्मृति, स्मृति का अर्थ है याद। आजीवन, इसका अर्थ है जीवन पर्यंत, यानी कि पूरा जीवन। श्रद्धानत, श्रद्धा से झुका हुआ। अब हम आगे प्रश्नोत्तर देखेंगे अपने। पहला प्रश्न है, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है? उत्तर, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना निम्न शब्दों में प्रकट की है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। इसका मीनिंग मैंने आपको समझा ही दिया था पहले। प्रश्न 2, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है? उत्तर,
फादर के लिए यह संबोधन इसलिए किया गया है क्योंकि उनका व्यक्तित्व विराट था। वह हर मानव के प्रति उनके मन में करुणा का भाव रखते थे। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष फल फूल छाया और गंध में सबसे अलग होता है, उसी प्रकार फादर भी अपने व्यवहार में सबसे अलग और मानवता की चमक लिए हुए थे। प्रश्न 3, फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है? उत्तर, फादर को विदेशी भारतीय साधु इसलिए कहा गया क्योंकि फादर का जन्म विदेश में हुआ, लेकिन उनकी कर्म भूमि भारत थी। विदेश में जन्म हुआ इसलिए उन्हें विदेशी कहा गया, और कर्म भूमि भारत थी इसलिए भारतीय कहा गया। और यहाँ रहकर उन्होंने साधु जैसा जीवन बिताया, जिसके मन में सबके प्रति करुणा और दया विद्यमान थी, इसलिए उन्हें भारतीय विदेशी भारतीय साधु कहा गया। प्रश्न 4, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, पवित्र ज्योति शब्द से अभिप्राय है कि फादर की पवित्र याद जो हमेशा लेखक को अपने जीवन में एक प्रेरणा प्रदान करती रहेगी औरों के प्रति दया भाव रखने के लिए। प्रश्न 5, ऐसे कुछ व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ, किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्र कर सूची बनाइए और उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। अब पिछली जो वर्कशीट थी उसमें आपने लिखा था ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में, या जाना था ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में जिनका जन्म किसी और देश में हुआ है और भारत को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया। इसमें हम जानेंगे ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में जिनका जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन उन्होंने किसी और देश को अपनी कर्म भूमि बनाया और हमारे देश का नाम रोशन किया। उनके नाम को गर्व से याद किया जाता है। इनमें है, इसका उत्तर है बेटा, ऐसे व्यक्तित्व जिनका जन्म भारत में हुआ और उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया, उनके नाम और योगदान इस प्रकार है। पहला, नरेंद्र सिंह कपानी। यह एक भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। फॉर्च्यून मैगजीन में अपने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी अंक में उन्हें 7 अनसंग हीरोज में से एक के रूप में नामित किया था। उन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का पितामह माना जाता है। दूसरा है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं। पुणे 1997 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। संप्रति यानी कि उसके बाद वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं इस समय। जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रही हैं। 3 विश्वविद्यालयों में उन्होंने काम किया है और उसके बाद वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। अगला है नंबर 3, वेंकट रमन राधाकृष्णन। वेंकट रमन राधाकृष्णन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक और रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस के सदस्य हैं। वे भारत के बंगलौर में स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में अवकाश प्राप्त प्रोफेसर रह चुके हैं, जहां वे 1972 से 1994 तक निर्देशक रहे। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये विख्यात भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री मतलब जो अंतरिक्ष के बारे में, ग्रहों के बारे में जानकारी रखते हैं। भौतिक शास्त्र पर उनके अध्ययन के लिए उन्हें विलियम ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से सन 1973 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। चंद्रशेखर सन 1937 से 1995 में उनके देहांत तक शिकागो विश्वविद्यालय के संकाय में विद्यमान थे, यानी कि वहां उन्होंने कार्य किया। पांचवा है विनोद खोसला। इनका जन्म 1955 में पुणे में हुआ। यह भारत में एक भारतीय अमेरिकी पूंजी निवेश करता है। वे सिलिकॉन वैली में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वह सन माइक्रो सिस्टम्स के सह संस्थापक हैं और क्लेनेर पर्किंस कोफील्ड एंड बेयर्स निवेश कंपनी के 1986 से सामान्य भागीदार हैं। छठा है कल्पना चावला। इस नाम से आप सभी परिचित हैं। यह एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी।
और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। इनका जन्म करनाल में 1961 में हुआ और मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हुई। इसके साथ ही बच्चों, आप सभी का धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ इस पूरी वर्कशीट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और आपको उन व्यक्तित्वों के बारे में भी अच्छी जानकारी मिली होगी जिनका जन्म तो भारत में हुआ लेकिन उन्हें बाहर के देशों में जाकर हमारे देश का नाम रोशन किया और आज भी उनका नाम गर्व से लिया जाता है। इसी के साथ आप सभी का